हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, उसी के बारे में हम आगे आज इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है, ये चीज भी आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कितनी तरह के होते हैं भाई? दो तरह के होते हैं। यहाँ पे लिख लिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट, और उसकी दो टाइप जो होती है कौन कौन सी होती है, कुछ लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है सुनते रहना ध्यान से। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इस स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमने मोलर कंडक्टेंस को पढ़ा पहले। और जब हम डाइल्यूशन करते जाते हैं तो जो कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा है उसके साथ साथ मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो चीज हमने स्टडी करी। और हम जो हमने ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ इस तरह से बनाया कि अगर मैं लेमडा एम और अंडर रूट सी जो हमारी कंसंट्रेशन है उसके अंडर रूट का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं दोनों ही केसेस के अंदर, तो किस तरह ग्राफ आता है वो चीज देख लेते हैं। मैंने आपको बता भी दिया था किस तरह से ग्राफ आता है। पहली चीज आपको ये याद रहनी चाहिए कि लेमडा एम की वैल्यू अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर हम डाइल्यूशन करते जाते हैं, डाइल्यूशन करने मतलब कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो कंसंट्रेशन कम तो इस साइड में होगी, कंसंट्रेशन कम इस साइड में होगी। तो हम बोल रहे हैं कि जब आप डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और लेमडा एम वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आता है वो इस तरह ग्राफ आता है। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl KCl। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो इस तरह ग्राफ आता है, इस तरह के हाइपरबोलिक कर्व आ जाता है। क्लियर है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और हम देखते हैं कि जब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कब मिलेगी आपको। मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस मतलब जिसको हमने बोला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा नॉट एम। वो कैसे मिलेगी कि हम बोल रहे हैं कि भाई कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जाओ, लैम्डा एम बढ़ता चला जाएगा। जब कंसंट्रेशन अपनी क्या बोलते हैं डाइल्यूशन, अगर हम मैक्सिमम डाइल्यूशन कर लेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम कर लेते हैं तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन जो रहेगी वो अप्रोच कर जाएगी जीरो को। हम एग्जैक्टली जीरो कंसंट्रेशन कभी नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगी, अप्रोच कर जाएगी जीरो को। तो एज द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, लैम्डा एम जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो अप्रोच कर जाएगा लैम्डा नॉट एम के। किसके इक्वल हो जाएगा वो? लैम्डा नॉट एम के इक्वल हो जाएगा। तो जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो लैम्डा एम की वैल्यू मिलेगी वो होगा आपका लैम्डा नॉट एम। तो सबसे पहले इस ग्राफ के अंदर देखता हूं, कंसंट्रेशन यहाँ पे जीरो हो गई, कंसंट्रेशन जीरो होगी तो इस ग्राफ को मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूं। एक्स्ट्रापोलेट करने मतलब क्या? इसको आगे बढ़ा लिया, ठीक है। तो जब इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये होगी लैम्डा नॉट एम। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा नॉट एम हो जाएगी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो लैम्डा नॉट एम है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और ये लैम्डा नॉट एम जो ये वाई इंटरसेप्ट है। एक इक्वेशन हमने बनाई थी, उस इक्वेशन का नाम दिया गया था डिबाई-हकल-ओनसेगर इक्वेशन। क्लियर? तो इक्वेशन जो थी वो थी डिबाई-हकल-ओनसेगर इक्वेशन। इक्वेशन होती है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। और इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा नॉट एम की वैल्यू इस इक्वेशन से, इस ग्राफ से फाइंड आउट की जा सकती है बहुत आसानी से। क्लियर? जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी तो उस टाइम पे ये ग्राफ बताओ कहां, ये लाइन जो रहेगी इस वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगी? कहां कट करेगी? तो हम बोलते हैं कि ये जो ग्राफ रहेगा ये इस तरह से पैरेलल हो जाएंगे दोनों और इन्फिनिटी के ऊपर जाके आपस में मिलेंगे। तो इन्फिनिटी तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के केस में जब वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे तो वहां पर हम लैम्डा नॉट एम की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इतनी चीजें हमने पढ़ भी ली थी। अब यहां से बस इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास आता है कोलरोस लॉ। क्या आता है? कोलरोस लॉ। एक बार इसको हटा रहा हूं फटाफट में, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि कोलरोस लॉ जो होता है वो किस कंडीशन पे काम करता है, क्या होता है वो। तो कोलरोस लॉ जो होता है सबसे पहली चीज कंडीशन पे जिस पे काम करेगा वो होता है कि हम लिमिट लैम्डा नोट एम को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। किसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम? लैम्डा नोट एम को हम कैलकुलेट करते हैं। इसको हमें फाइंड आउट करना होता है, इसको फाइंड आउट करना है हमें। और इसको फाइंड आउट अगर करना है तो भाई कंसंट्रेशन तो जीरो रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब कंसंट्रेशन जीरो होगी तभी तो लैम्डा मोलर कंडक्टेंस को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे।
तो इस तरह हम बोल सकता हूं, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो कंसंट्रेशन को हम क्या लेके चलते हैं, कंसंट्रेशन जो है उसको हम ऑलमोस्ट जीरो लेके चलते हैं। कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो है, आप लिख सकते हो सी अप्रोचेज जीरो, आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं कंसंट्रेशन जीरो कर देता हूं, अगर कंसंट्रेशन जीरो करता हूं, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट आती है यहां से निकल के। स्टेटमेंट ये है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन जीरो करने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ही अच्छी लाइन है, ध्यान से सुन लो इस चीज को। जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी तो आप बता ही नहीं सकते कि गिवन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी आप क्या करते हो, वाटर आप ऐड कर रहे हो, तो क्या होते हैं वो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहेंगे, कंसंट्रेशन आप जब उनकी जीरो कर दोगे, कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, तो वो भी पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। और जब पूरी तरह से ही डिसोसिएट हो गए हैं तो हम मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लग गए हैं। लेकिन कंडीशन क्या लगाई है, जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। क्या कंसंट्रेशन कभी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हम एक आइडियल केस लेके चल रहे हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट, इस तरह लिख देता हूं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाए तो आप लिख सकते हो कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे दे कैन आल्सो बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। बाकी ग्राफ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। अब इस चीज को समझ लेना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया हुआ है बीकर के अंदर, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैं बोलता हूं कि जब आपने NaCl के अंदर वाटर ऐड किया होगा तो NaCl का आयनाइजेशन हो गया होगा, हुआ कि नहीं हुआ? जब NaCl का आयनाइजेशन हुआ तो यहां से बन गए Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। इस तरह से टूट के सारे जितने मॉलिक्यूल NaCl के रहेंगे सारे के सारे टूट जाएंगे। जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे, जब आप इसमें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे तो ये जो आयंस रहेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, और एक एक आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। ऐसा कोई आयन नहीं रहेगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कराए। क्लियर है ये चीज? मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो जितने भी आयंस रहते हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में। सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, ड्यूटी समझ के वो काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलता हूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो इन आयंस की वजह से हो रही है, कैटायंस और एनायंस की वजह से हो रही है। जब हम बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की आपको कैलकुलेट करनी है, लैम्डा नोट m अगर मैं लिख लेता हूं ऑफ NaCl, इतना लिख देता हूं लैम्डा नोट m ऑफ NaCl, ये जो वैल्यू आती है एक्चुअल में ये कहां से आ रही है कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिसिटी कैटायंस ने कंडक्ट कराई, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एनायंस ने कंडक्ट कराई। और कैटायंस और एनायंस जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं उसको टोटल अगर कर दिया जाए तो उतनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी NaCl के अंदर कंडक्ट हो रही है, ठीक है। इसी लॉ को बोल दिया जाता है कोलरोस लॉ। कोलरोस लॉ ने क्या बताया है? एक सिंपल सा लॉ है कि वे टोटल इलेक्ट्रोलाइट कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कैटायंस जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे उतनी, प्लस एनायन जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे उतनी। यानी कि मैक्सिमम जो कंडक्टेंस रहेगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द कैटायंस, जो आपके कैटायंस रहेंगे उनकी, एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायंस। ये जो लॉ था इसी को बोला जाता है कोलरोस लॉ। सिंपल सा लॉ है, बहुत ही सिंपल सा लॉ है कि कैटायन की जो मोलर कंडक्टेंस है उसको और एनायंस की जो मोलर कंडक्टेंस है उनको अगर जोड़ दिया जाए तो किसी इलेक्ट्रोलाइट की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको मिल जाती है। क्लियर है? याद रह जाएगी ये चीज। अब मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ कैटायंस आपके दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ एनायंस दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ कैटायंस, n नंबर ऑफ एनायन। NaCl के केस में तो कैटायंस और एनायंस का नंबर सेम रहेगा। हालांकि अगर आप लेके चलते हो CaCl2 तो यहां पर जितने कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बनेंगे उसके 2 टाइम्स Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इस तरह से तो हम बोलते हैं कि जब आप ये केस लेके चलते हो तो कैटायंस और एनायंस का नंबर जो रहेगा डिफरेंट रहेगा। हम क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ कैटायंस, अगर आपको दिया जाए या आप कंसीडर कर लेते हो लेट द नंबर ऑफ कैटायंस इज गिवन एज न्यू पॉजिटिव,
ठीक है, मैं इसको क्या लिख लेता हूं, न्यू पॉजिटिव। ऊपर लगा से नीचे लगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये खाली एक नंबर को डिनोट कर रहा है, न्यू पॉजिटिव। एंड द नंबर ऑफ एनायंस इज न्यू नेगेटिव। अगर कैटायंस और एनायंस का नंबर अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको न्यू Na पॉजिटिव नीचे लिख सकते हो, न्यू ऑफ Cl नेगेटिव, नंबर को मैं न्यू से डिनोट कर रहा हूं। देन अगर मैं पूछता हूं बताओ भाई एक Na पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टेंस कितनी रहेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वो इतनी रहेगी। अगर Na पॉजिटिव का नंबर आपको दे दिया जाए कि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 तो 100 से, और अगर न्यू पॉजिटिव दिया हुआ तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यू पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यू नेगेटिव से। और ये जो लॉ बनता है यही अल्टीमेटली है आपका कोलरॉस लॉ। पहले इन चीजों को आप नोट कर लो, समझ लो, अगर कोई डाउट रहता है एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना इस वीडियो को। अभी इस स्टेटमेंट को नोट करो। पहले स्टेटमेंट क्या दी है, अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहा है। नाम के अंदर ही क्या ये स्टेटमेंट आई है कि हर एक आयन इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। और जब वो फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करा रहा है, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक आयन कंडक्ट कराएगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी दूसरा आयन कंडक्ट कराएगा, उसको अगर टोटल को अगर जोड़ दिया जाए तो उस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको मिल जाएगी। बस यही होता है कोलरॉस लॉ। फटाफट इसको नोट कर लो। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट दे लिया करो आप। तो मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन इसके बेस पे आपको दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं, देखो। क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि द आयनिक कंडक्टेंस, क्या दी हुई है आपके पास, आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कुल मिला के हमें क्या दी हुई है भाई, मोलर कंडक्टेंस दी हुई है, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन वो आयंस की है इसलिए उसको बोला गया है आयनिक कंडक्टेंस। इंडिविजुअल आयंस की दी हुई है, किस किस की दी हुई है, Mg2+ की और Cl नेगेटिव की। Mg2+ की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इस तरह लिख सकता हूं, लैम्डा नॉट m ऑफ किसकी, Mg2+ की वैल्यू गिवन है आपको, और लैम्डा नॉट m ऑफ Cl नेगेटिव की वैल्यू गिवन है। कितनी कितनी वैल्यूज गिवन है एक बार देख लो। जो वैल्यू गिवन है वो कितने कितने गिवन है, Mg2+ की वैल्यू गिवन है 110 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू गिवन है। और Cl नेगेटिव की वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है 76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसमें बोला हुआ है फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पहले कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं। क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास अगर MgCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी, MgCl2 की, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ये इक्वल होगी लैम्डा नॉट m ऑफ Mg2+ प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ Cl नेगेटिव। एक Cl नेगेटिव जो रहेगा उसकी आपको वैल्यू दे रखी है। आपके पास जब एक MgCl2 टूटेगा तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे आपके पास टूटेंगे, एक तो Mg2 पॉजिटिव आयन बनेगा, एक बनेगा 2 Cl नेगेटिव आयन बनेगा। क्लियर? तो यहां पर आपको यहाँ पे 2 जो ये रहेगा ये आपको रखना पड़ेगा। क्लियर? आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहते हैं वो यहाँ रखने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको यहाँ पे रखने होते हैं। तो यहाँ पे आपने रख लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 यहाँ पे रख लिए, 1 यहाँ पे रख लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को पुट करता हूँ। ये वैल्यूज आपको गिवन है कितनी, 110 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, प्लस 2 इंटू 76, इसको इकट्ठा कर लिया, और ओवरऑल जो यूनिट आएगी वो मैं लिख देता हूँ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में तो आएगा क्या होगा। इसको मैं लिख देता हूँ 110, और इसका ये कितना हो जाएगा भाई 152, और ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 262 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या आ गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2। यानी कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम निकालते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो वैल्यू निकल के आती है वो हमने कैलकुलेट कर ली। इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट इस छोटे से क्वेश्चन को नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देखो भाई नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ।
एप्लीकेशन क्या क्या होती है, 3 एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं और तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल जो रहते हैं पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड्स के अंदर भी और कंपटीशन के अंदर भी। तो ये जो पार्ट रहेगा, अगर आपको कोल्ड रोस्ट समझ में आ गया तो इस पार्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज और सबसे मेन जो इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये थी कि इसका यूज किया जा सकता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। मैंने शुरू में बताया था उस ग्राफ से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोल्ड-रोच लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक्चुअल में कोल्ड-रोच लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही आया है। सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बता दी थी। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में फर्क रहता ही नहीं है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, पूरी तरह से किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह पूछा जा सकता है, पहली एप्लीकेशन आप डाल लो, टू डिटरमाइन द, लिख देता हूं मैं, साथ साथ लिखो जल्दी जल्दी, टू डिटरमाइन द लैम्डा नोट m, यानी कि मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी लैम्डा नोट m निकालने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जाता है वो देख लो। हमें क्या दिया होगा, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी, वो तो कर सकते हैं ना फाइंड आउट बहुत इजीली, उससे डी बाई हाकेलोन से अगर इक्वेशन से। तो आपको मान लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है लैम्डा नोट m ऑफ NaCl की वैल्यू गिवन है, लैम्डा नोट m ऑफ HCl की वैल्यू गिवन है, और साथ साथ लैम्डा नोट m ऑफ C2H5COONA, ठीक है, सोडियम प्रोपेनोइड जो होता है उसकी वैल्यू भी अगर आपको गिवन है। और फिर इन तीनों के बेस पे आपसे पूछ लिया कि बताओ जो प्रोपेनोइक एसिड होता है, प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, ये होता है C2H5COONA, ठीक है, सॉरी COOH, इसका लैम्डा नोट m जो रहेगी वो वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। अब ये जो है ये पूरी तरह से कैसा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके लिए लैम्डा नोट m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें वो हम तरीका आपको बताने वाले हैं। किस तरह से बताएंगे, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रखी है x1, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, x1 दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है x2 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है x3। देन फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर प्रोपेनोइक एसिड। अगर आपको ये तीन वैल्यू गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली चीज उसके लिए हम लिखेंगे कोल्ड-रोच लॉ की जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन लिख लेंगे। क्या इक्वेशन बनती है दिखना भाई, एक लैम्डा नोट m ऑफ C2H5OH, sorry C2H5COOH will be equal to lambda naught m of C2H5COO नेगेटिव। भाई इसके आयंस क्या क्या बनेंगे, वायंस बना लो आप, इसमें एनायन बनेगा, एक कैटायन बनेगा, और लैम्डा नोट m ऑफ H पॉजिटिव, यही तो आयन बनेंगे। एक बनेगा इसके अंदर प्रोपेनोएट आयन, एक बनेगा हाइड्रोजन आयन। इन दोनों को आप क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे, इन दोनों की लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टेंस रहेंगे उन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका कोल्ड-रोच लॉ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज गिवन है इनमें से आपको एक तो ये वैल्यू देखनी है कहां से मिल सकती है, कहां से मिल सकती है वैल्यू, क्या यहां से मिल सकती है, यहां से मिल सकती है, यहां से मिल सकती है, यहां पे मिल सकती है, क्योंकि जब आप इसके लिए कोल्ड-रोच लॉ लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा नोट m ऑफ C2H5COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट m ऑफ Na पॉजिटिव, है ना, यहां से मिल सकती है। दूसरी चीज ये H पॉजिटिव कहां से मिल सकता है, ये मिल सकता है यहां से, ये यहां से मिलेगा, H पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वैल्यू चाहिए, जो वैल्यूज आपको चाहिए उन दोनों को ढूंढ लो कि वो कहां कहां से मिल सकती है, कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट से मिल सकती है जो आप जिनकी वैल्यूज आपको गिवन भी है। तो मेरे को पता चल गया कि भाई ये जो वैल्यू रहेगी ये मिल जाएगी यहां से मिलेगी, मैं इसको लिख लेता हूं x3 से मिलेगी, और H पॉजिटिव की वैल्यू कहां से मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी आपको x2 से। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम। ऐड करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा x2 प्लस x3, क्या लिख लूंगा मैं, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3। या फिर आप अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो इस चीज को, तो फिर मैं लिख देता हूं कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, आपको एक तो चाहिए C2H5COO नेगेटिव, वो यहां से मिलेगा, मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूं लैम्डा नोट m ऑफ C2H5COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट m ऑफ Na पॉजिटिव, है ना। ये क्या हो गया, ये आपका x3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर क्या ऐड करना है, आपको H पॉजिटिव ऐड करना है। ऐड कर देते हैं हम इसमें लैम्डा नोट m ऑफ H पॉजिटिव
प्लस लेमडा नोट एम ऑफ Cl नेगेटिव। इन दोनों को ऐड कर दिया, x3 के अंदर x2 ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आप इतना कर लेते हो तो आपको ये और ये जो चीजें हैं ये ऐड होके मिल जाएंगी, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें और भी ऐड हो रही है। और क्या ऐड हो रही है? एक तो ये Na पॉजिटिव और एक ये Cl नेगेटिव, ये भी ऐड हो रहे हैं। क्या ये भी चाहिए आपको? ये तो नहीं चाहिए। अगर आप x2 और x3 को ऐड करोगे तो Na और Cl की वैल्यू उसके अंदर ऐड हो रही है। इस Na और Cl को हटाना है हमें। NaCl कैसे हटाएं? Na आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से x1 हटा देंगे, और Cl भी कहाँ से मिलेगा? वो भी यहीं से मिल जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ माइनस लेमडा नोट एम ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लेमडा नोट एम ऑफ Cl नेगेटिव। जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो माइनस सारा सारा अंदर चला जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार माइनस को हटा लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस तरह चीजें हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, माइनस को हटा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। इस ब्रैकेट को हटा दिया मैंने, शुरू वाले ब्रैकेट को, इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने हटा दिया है। ये ब्रैकेट भी हट गया। और जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये नेगेटिव का हो गया, ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। तो ओवरऑल ये Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव से ये Cl नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू थी ये एक्चुअल में क्या थी? -x1 थी। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका लेमडा नोट m ऑफ प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी कि भाई इसकी वैल्यू कितनी गिवन है। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको कुछ वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू दे रखी है 91 सिमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दी हुई है, इसकी वैल्यू कुछ अलग दे रखी है 426 दे रखी है, इसकी कुछ अलग दे रखी है। फिर इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे, सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। फटाफट इस चीज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर मैंने दे दिया है, और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। हो गया भाई। सेकंड एप्लीकेशन हेडिंग डाल लो। सेकंड एप्लीकेशन जो आती है वो क्या आती है? दूसरी एप्लीकेशन में लिख रहा हूं, टू फाइंड या टू डिटरमाइन, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिख लो आप, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जहां पे आपने एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा होगा अल्फा क्या होता है। अल्फा क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है, जब आप उसको क्या करते हो, जब आप उसको किसी वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो टूट रहा है डिसोसिएशन हो रहा है उसका, और एक मॉलिक्यूल का कितना पार्ट टूट रहा है या 100 में से कितना पार्ट टूट रहा है वो तो परसेंटेज हो जाएगा आपका। एक मॉलिक्यूल कितना टूट रहा है, उसका कितना फ्रैक्शन टूट रहा है, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको अल्फा से हम डिनोट करेंगे, यहाँ पे लिख लो, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। और याद रखना अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है। अल्फा की वैल्यू कितनी से कितनी हो सकती है? 0 to 1 के बीच में हो सकती है। क्यों? क्योंकि या तो भाई कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं टूटेगा या पूरी तरह टूट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नोट कर लेनी चीज याद रखनी है आपको, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, अगर 1 हो गया इसका मतलब 100% आयनाइजेशन हो गया उसका। क्या हो गया? 100% आयनाइजेशन हो गया। और अगर 0 आ रही है वैल्यू, इसका मतलब 0% आयनाइजेशन, या फिर आयनाइजेशन हुआ ही नहीं है उसका। ठीक है, ये दो चीजें नोट करो सबसे पहले कि अल्फा होता क्या है। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो बताता है कि कोई मॉलिक्यूल का कितना पार्ट टूट रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स में से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे वो 100 के 100 अपने आयंस के अंदर टूट जाएंगे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो रहते हैं वो 40 टूटते हैं, 60 टूटते हैं, इसके बाद नहीं टूटते हैं। ठीक है, इतना ही उनका एक्सटेंट में टूटता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ से जो आती है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है कि भाई जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, किससे फाइंड आउट कर रहे हैं हम? कोलरोस लॉ की हेल्प से। और कोलरोस लॉ की हेल्प से भी नहीं कर रहे हैं, कोलरोस लॉ की हेल्प से जो हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करी है, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसको हम नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम को हमने रख लिया डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है, बड़ी वैल्यू को डिनोमिनेटर के अंदर रख लिया है, और ऊपर लिख लेंगे हम लैम्डा एम। ऊपर क्या लिख लेंगे? लैम्डा एम। अब भाई लैम्डा एम की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कि लैम्डा नोट एम के इक्वल होगी या फिर बीच में कहीं होगी।
तो अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ओवरऑल अल्फा की वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू अगर जीरो होगी इसका मतलब क्या हुआ, 0% आयनाइजेशन हो जाएगा, 0% आयनाइजेशन हो जाएगा। अगर लैम्डा एम की वैल्यू मैक्सिमम होती है यानी कि लैम्डा नॉट एम के इक्वल हो जाती है, तो लैम्डा नॉट एम ऊपर लैम्डा नॉट एम नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100% आयनाइजेशन हो जाएगा। अदरवाइज लैम्डा एम की वैल्यू जो रहती है वो बीच में ही रहती है, किस किस के बीच में, 0 से लेकर लैम्डा नॉट एम के बीच में। तो यहां से हम बोलते हैं कि अपने पास भी अल्फा की जो वैल्यू रहेगी वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। याद रह जाएगा ना, ये फॉर्मूला बहुत इजी है कि अल्फा की वैल्यू जो रहती है 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 का मतलब 0% आयनाइजेशन, 1 का मतलब 100% आयनाइजेशन। और ये जो होता है ये कब होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में होता है, यानी कंसंट्रेशन जब 0 कर देंगे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो उनका भी 100% आयनाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वो भी उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करने लग जाते हैं। लैम्डा एम जो रहेगा लैम्डा नॉट एम के इक्वल हो जाएगा, और यहां से हम बोल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फटाफट इस चीज को नोट कर लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, अगर नहीं लिया तो एक बार ले लो। थर्ड जो एप्लीकेशन आती है वो आती है टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट जिसको बोला जाता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, के से या फिर के ए से डिनोट करते हैं। एप्लीकेशन नाम लिख देता हूं, हेडिंग डाल लो। थर्ड जो आपके पास एप्लीकेशन आ रही है वो आ रही है टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन या फिर जिसको बोला जाता है आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब ही क्या होता है, आयनाइजेशन। ठीक है, आयनाइज हो रहा है कोई चीज का मतलब क्या हो रहा है, उसका डिसोसिएशन हो रहा है, आयंस के अंदर टूट रही है वो चीज। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, के ए से इसको डिनोट करते हैं, के ए से डिनोट करते हैं। ये चीज भी जो आपका सेकंड चैप्टर था वहां पे आ चुकी है, इस बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिर भी एक बार जिन लोगों को नहीं पता है बेसिक से बता देता हूं कि जब अगर आप कोई लेके चलते हो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH लेके चल रहे हो, जब इसको आप वाटर के अंदर डालोगे, जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये टूट जाएगा किसके अंदर, अपने आयंस के अंदर, CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस। और यहाँ पे जो एरो मैंने लिखा है ये डबल हेडेड एरो यानी रिवर्सिबल प्रोसेस लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल टूटेगा, टूट गया, ठीक है, एक आयन ये बन गया, एक आयन वो बन गया, 2 मॉलिक्यूल टूटे, 3 टूटे, 4 टूटे। अगर आप टोटल 100 आयन मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो तो 100 में से लगभग 40-50 के आसपास रहेंगे, मान लेते हैं 40 जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो टूट जाएंगे। इसके बाद तो 40 ये बनेंगे, 40 ये बनेंगे। जैसे ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल टूट के एक एक मॉलिक्यूल और बनाएगा तब तक पीछे वाले 2 जुड़ के फिर दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो 40 से आगे जो नंबरिंग है वो बढ़ेगी नहीं, 40 से आगे टूटेगा ही नहीं। 40 से आगे 10 ये टूट रहे हैं तो 10 पीछे जुड़ के फिर दोबारा आ गए। ठीक है, तो इस तरह से रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आपको कुछ कंसंट्रेशन गिवन है इसकी। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, इनिशियली आपको कुछ कंसंट्रेशन गिवन है इसकी, c कंसंट्रेशन गिवन है। कितनी कंसंट्रेशन गिवन है इसकी, c कंसंट्रेशन गिवन है। या फिर पहले केस में लेके चलता हूं, 1 का केस लेके चल लेता हूं, 1 यहां पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है। तो स्टार्टिंग में तो आपके पास वही ये तो आयन नहीं रहेंगे। कुछ टाइम के बाद जब ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, मैं लिख देता हूं एट इक्विलिब्रियम या फिर एट t इज इक्वल टू t, किसी टाइम t के ऊपर, किसी टाइम t के ऊपर यहां से कुछ पार्ट जो रहेगा वो टूटता जाएगा। एक मॉलिक्यूल का अल्फा पार्ट टूटेगा। कितना पार्ट टूटेगा, अल्फा पार्ट टूटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1 में से अल्फा गया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, उतना पार्ट बचा रहेगा। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन लिखते हैं। अगर इसमें से 1 मॉलिक्यूल में से मैं बोलता हूँ 0.2 टूट गया तो बचा कितना, 0.8 बच गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस 0.2, कितना हो गया, 0.8 हो गया। मैं इस तरह लिखूंगा इसको, क्योंकि अभी अल्फा की वैल्यू तो पता नहीं है, किसी भी टाइम पे अलग अलग हो सकती है। मैं बोलता हूँ 1 माइनस अल्फा इसका पार्ट बचा हुआ है। अल्फा अगर टूटा तो अल्फा ये बनेगा, अल्फा ये बनेगा, है कि नहीं। तो यहां से मैं लिखता हूँ अल्फा ये बन गया और अल्फा ये बन गया। क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ कि कंसंट्रेशन C थी, अगर कंसंट्रेशन C होती तो इसको मैं C से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हर एक में से अल्फा टूट रहा है तो C में से भी क्या टूटेगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। एक में से अल्फा टूट रहा है, C में से कितना टूटेगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा टूट जाएगा। ठीक है, और सॉरी C अल्फा टूट जाएगा, बचेगा कितना, C इंटू 1 माइनस अल्फा, इतना बच जाएगा। यहाँ पे ये बचेगा C अल्फा, ये भी बचेगा C अल्फा, मतलब C से मल्टीप्लाई कर दिया आपने कंसंट्रेशन जितनी थी उससे। और अब हम Ka की वैल्यू निकालते हैं। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, उनका मल्टीप्लिकेशन आपको ऊपर रखना है, प्रोडक्ट C अल्फा
सी अल्फा इंटू सी अल्फा, इनका प्रोडक्ट ऊपर रख लिया, नीचे रखेंगे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा वो क्या बचेगा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, अगर याद रह जाता है, नहीं याद रहता है तो एट ए टाइम आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो, और अगर ये बन जाता है तो इसका मतलब आपको जो आपका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट रहता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोलरोश लो खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो पार्ट रहते हैं, जो आपका डाइल्यूशन के जो इफेक्ट आ रहे थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इस चैप्टर का केवल एक पार्ट बचता है, वो रहता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बचता है, केवल और केवल इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं वो बचते हैं। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसी के साथ इस चैप्टर को इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।